आज एक ऐसी उलझी हुई कहानी की बात करते हैं जहां एक शख्स जो एक बहुत बड़े शांति समझौते का मुख्य चेहरा है, वही शख्स जेल में उम्र कैद की सजा भी काट रहा है। जी हां, ये कहानी है रंजन देमारी की। और ये जो विरोधाभास है ना, ये असम की राजनीति का एक बहुत ही पेचीदा पन्ना है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही आदमी एक तरफ शांति समझौते पर दस्तखत कर रहा है, शांति दूत बन रहा है, और दूसरी तरफ उसे आतंकवाद के लिए उम्र कैद हुई है। चलिए आज इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इतिहास में हमें बोडो आंदोलन की जड़ों तक जाना होगा। ये वो वक्त था जब अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने हक की लड़ाई एक सशस्त्र विद्रोह यानी एक आर्म्ड स्ट्रगल में बदल गई थी। और इसी माहौल में साल 1986 में एक संगठन बनता है जिसका नाम था बोडो सिक्योरिटी फोर्स। यही संगठन आगे चलकर एनडीएफबी के नाम से जाना गया। और देखिए, इनका जो लक्ष्य था ना, वो बिल्कुल क्लियर था, एकदम साफ। और यही चीज उन्हें बाकी बोडो समूहों से बिल्कुल अलग करती थी। जहां दूसरे समूह भारत के संविधान के अंदर रहकर ही कुछ अधिकार मांग रहे थे, वहीं एनडीएफबी का सिर्फ एक ही मकसद था, एक आजाद, एक संप्रभु बोडोलैंड। तो फिर से वही सवाल, आखिर उन्होंने हथियार उठाए क्यों? देखिए, ये सिर्फ कुछ शिकायतें नहीं थी। बोडो समुदाय के बहुत से लोगों के लिए ना, ये अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके इलाकों का कोई विकास नहीं हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं जिससे उनकी संस्कृति, उनकी पहचान खतरे में है, और जो मुख्य धारा के नेता हैं वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने पहले हुए सभी समझौतों को नाकाफी मानकर खारिज कर दिया। और इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी विचारधारा को एक चेहरा मिला, रंजन देमारी। तो चलिए अब इस संगठन से आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इसके संस्थापक और सबसे बड़े नेता पर। उनकी जो जिंदगी का सफर है ना, वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, एक पढ़े लिखे छात्र नेता जो आगे चलकर एक खूंखार विद्रोही संगठन का मुखिया बन जाता है। दशकों तक पड़ोसी देशों से ऑपरेशन चलाना, फिर पकड़े जाना, दोषी साबित होना, और फिर आखिर में जेल से कुछ वक्त के लिए बाहर आकर एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करना। सच में काफी असाधारण सफर रहा है। यहाँ दो चीजें बहुत दिलचस्प हैं। पहली, उनकी पढ़ाई। वो कोई आम विद्रोही नहीं थे। उन्होंने NEHU, जो कि एक काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहां से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स डिग्री ली थी। और दूसरी बात, उनके कई अलग अलग नाम यानी उपनाम थे, जैसे DR नबला और भी कई। ये अक्सर उन नेताओं के साथ होता है जो सालों तक अंडरग्राउंड रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो संगठन एक अलग देश की मांग कर रहा था और उससे कम पर तैयारी नहीं था, वो अचानक शांति वार्ता के लिए शांति की मेज पर कैसे आ गया? इतने सालों का ये खूनी संघर्ष आखिर रुका तो रुका कैसे? इसके पीछे ना मोटी मोटी 3 बड़ी वजहें थी। पहली वजह, सैन्य दबाव। सालों से चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों ने संगठन को काफी कमजोर कर दिया था। दूसरी वजह, एनडीएफबी खुद अंदर से टूट चुका था, कई गुटों में बंट गया था, इससे उनकी ताकत भी बढ़ गई। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, सरकार ने मेज पर एक ऐसा व्यापक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा पैकेज जिसे इनकार करना बहुत मुश्किल था। और यह प्रस्ताव था क्या? इस BTR समझौते में बोडो समुदाय को ज्यादा राजनीतिक स्वायत्तता यानी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। साथ ही उस इलाके के विकास के लिए 1500 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया गया। और जो भी कैडर हथियार डाल रहे थे, उनके पुनर्वास यानी उन्हें वापस मुख्य धारा के समाज में लाने का भी वादा किया गया। चलिए अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, रंजन देमारी ने समझौते पर दस्तखत भी कर दिए, तो फिर वो आजाद क्यों नहीं है? यहीं पर इस समझौते की एक शर्त, एक क्लॉज सामने आती है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सबसे बड़ा पेच है। लेकिन उस पेच को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि देमारी के दस्तखत इतने अहम क्यों थे। देखिए, वो एनडीएफबी के संस्थापक थे और उनके गुट को सबसे कट्टर माना जाता था। उनके बिना यह समझौता अधूरा था, पूरा हो ही नहीं सकता था। उनका दस्तखत करना इस बात का प्रतीक था, इस बात की गारंटी थी कि बोडोलैंड में अब शस्त्र संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो पेच है क्या?
जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। समझौते में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, दो तरह के अपराधों की बात हुई है। एक है गैर जघन्य अपराध, यानी जो कम गंभीर अपराध हैं। ऐसे केस को सरकार वापस ले लेगी। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है, जघन्य अपराध, यानी हत्या और आतंकवाद जैसे संगीन अपराध, उन मामलों को वापस लेने का वादा नहीं है। उनके लिए कहा गया कि उन्हें केस बाय केस आधार पर रिव्यू किया जाएगा, सिर्फ समीक्षा की जाएगी। और बस यहीं पर रंजन दईमारी का मामला आकर फंस जाता है। उन्हें जिस केस में दोषी ठहराया गया है वो है 2008 के असम सीरियल ब्लास्ट का। इन धमाकों में 88 बेगुनाह लोगों की जान गई थी। अब जरा सोचिए, यह मामला साफ तौर पर जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है, जिसके लिए समझौते में सिर्फ समीक्षा की बात है, केस वापसी की कोई गारंटी नहीं है। और इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले ने। हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, सरकार और एनडीएफबी के बीच की बात नहीं रही। अब ये एक न्यायिक फैसला बन चुका है और अदालत के फैसले को आप सिर्फ एक समझौते के आधार पर पलट नहीं सकते। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ स्थायी शांति की उम्मीद है और दूसरी तरफ है न्याय का सवाल। तो ऐसे में देमारी की रिहाई के लिए अब रास्ते बचे क्या हैं? अब देखिए, तकनीकी रूप से दो ही रास्ते नजर आते हैं और अहम बात यह है कि इन दोनों का बीटीआर समझौते से सीधा कोई लेना देना नहीं है। पहला रास्ता है न्यायिक राहत, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए और वहां से फैसला उनके हक में आ जाए। दूसरा रास्ता है कार्यकारी राहत, यानी संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सजा माफ कर दें। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों ही रास्ते बहुत बहुत लंबे और पेचीदा हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक बेहतर, एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए क्या अतीत के संगीन जख्मों को भुला देना चाहिए, या फिर न्याय की मांग, जवाबदेही की मांग हर हाल में पूरी होनी चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? राजनीतिक सुलह और अतीत के लिए जवाबदेही, इन दोनों के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? शायद रंजन देमारी का मामला हमें इसी सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।